नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एकदम समय पे मिलते रहे। और जैसे कि आप देख ही चुके हैं और जानते ही हैं कि हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस बेंच यहाँ पे चला हुआ है, जिसमें हम लगातार मैथ और रीजनिंग को आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आधारित है, जो कि यूपी पुलिस में आने वाले हैं या फिर रिसेंटली जो है क्वेश्चंस हैं जो कि ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देखिए, इसी क्रम में आज की हमारी मैथ की क्लास है और ये आज का पहला सवाल, इसी से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए क्या है सवाल। एक कार्यालय के 20 कर्मचारियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि एक अधिकारी को शामिल कर लिया जाए तब औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो अधिकारी की औसत आयु कितनी है? तो देखिए, जैसे कि जानते हैं, बहुत बेसिक है, सबसे पहला टाइप कह सकते हैं आप इसे औसत का, जो कि हमें बहुत बेसिक तरीके से आना चाहिए। तो इसमें हम बिल्कुल सीधे तरीके से इसको कर लेंगे कि हम जानते हैं कि संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है, वो योग होता है। तो कितनी संख्या बताई? 20 संख्या। तो 20 कर्मचारी अगर हैं और उनकी औसत आयु कितनी है? 50 है। तो 50 दूनी 50, मतलब 25 है, सॉरी दोबारा बोलते हैं। संख्या कितनी है? कर्मचारी 20 और औसत आयु कितनी है? 25 है। तो 25 दूनी 50, तो उनका जो योग है वो कितना हो गया? 500 हो गया। यदि एक अधिकारी, क्या कहा है, एक अधिकारी को शामिल कर लिया जाता है तब औसत में 1 की क्या हो जाती है? वृद्धि। एक अधिकारी शामिल करने से जो हमारी संख्या है कर्मचारी की वो 20 है पहले, एक और अधिकारी आप उसे गिन लेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 21, और औसत में कितने की वृद्धि बताइए? 1 की। तो 1 की वृद्धि होगी, तो ये हो गया भाई 26 आपका। अब इनकी गुणा करिए आप, 21 छिक्के 126, 12 गई, 21 दूनी 42 और इन्हें जोड़िए तो कितना हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। और बस अब आपको करना क्या है, देखो ये तो होगा 20 का योग और ये क्या हो गया? 21 का योग। आपको इन्हें घटा देना है, तो 500 नीचे लिख के घटा दीजिए आप, ये 500 नीचे लिखे हो इसे घटा दीजिए, 6 और 4 तो कितना आ गया आपका आंसर? 46, जो कि आपके ऑप्शन किस में है? बी में है। तो इस सवाल का आंसर हुआ बी। और चलेंगे अगले सवाल। तो आइए देखिए इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या का मान यानी कि आर का मान कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर, और उसका आयतन ये दे दिया है। और हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, उसकी वैल्यू कितनी दे दी है? 5197.5। अब देखिए त्रिज्या कितनी दी थी? 10.5, और ये बेलन का आयतन, जो इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, उसकी वैल्यू क्या है? 5197.5 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। पाई का मान जैसे हमें पता है कितना है? 22/7 है, तो वो रख दिया। आर का मान कितना है? 10.5, तो 10.5 ही रखते हैं। तो 2 बार लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना वर्ग है, तो 2 बार लिखेंगे 10.5। अब देखिए यहाँ कितना है? ये एच है, और ये 5197.5, पॉइंट हटा लीजिए 10 आ जाएगा। यहां से भी पॉइंट हटा लीजिए 10 आ जाएगा, यहां से भी हटा लीजिए, ये आ गया 10 आपका। अब चाहे तो इस तरीके से काटिए, देखिए 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहां से भी काटिए, 21 बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए आप कि हम इसे यहीं पे काट दें, जैसे कि अगर हम 11 से काट दें तो 11 दूनी 22, इसको मैं 11 से काट दूं, इसको काट रहा हूँ 11 से, तो देखिए 11 चौक 44, यहाँ बचेंगे 7, तो 11 सते 77, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, फिर 11 पंजे 55, इस तरीके से कर रहे हैं। तो अब देखिए किससे काटते हैं, यहाँ पे 7 है, एक काम करते हैं, 7 3 21, तो ये काट दिया, और 3 से इसको काट के देखते हैं। हाँ चलिए काटिए, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 3 सते 21, 3 पंजे 15, इस तरीके से आया। अब 21 से देखते हैं, 21 पंजे 21 सत्ते 147 और 21 पंजे 105, 75 बार। अब यहाँ पे देखें हम तो कितना मिला है हमें? देखिए यहाँ पर कई नंबर बचे हैं, देखिए जैसे 2 है तो इससे ना कोई से 2 काट दीजिए आप। अब यहाँ पे एक 2 है, एक काम करिए इससे इसको काट दीजिए, तो 2 पंजे 10, अब इसको काट दीजिए तो कितनी बार? 15 बार। कुल मिला के कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करा है बिल्कुल, ताकि कोई भी गलती ना हो। तो एच की मान कितना आ गया है? 15 आ गया है। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं था कि बेलन की ऊंचाई क्या है, हमें बताना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है बेलन का, वो क्या होता है? 2 पाई आर
और ब्रैकेट में h प्लस आर। इसका मान हमें बताना है। अब देखिए 2 का मान हमें पता है 2 ही होगा। पाई का मान तो सवाल वाले ने खुद कहा है कि 22/7 ले, हमने यहाँ पे ले लिया है तो एक बार और ले लिया है यहाँ पे। तो पाई का मान कितना हो गया 22/7। आर का मान पहले से पता था, कितना है, त्रिज्या तो 10.5। तो देखिए यहाँ पे ये 2 आ गया, पाई का मान 22/7 आ गया, आर का मान 10.5। एच जो है वो कितना है, एच अभी तो निकाल है हमने, कितना है 15 है, तो 15 रख दीजिए, ये हो गया 15। और आर का मान कितना है 10.5 है। चलिए देखते हैं, ये पॉइंट हटा लीजिए आप। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 गया, 7 3 21, ये है 22 गुणा 3, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा ये 25.5। चलिए करते हैं गुणा, तो 22। आप एक काम कर लीजिए, पॉइंट हटा लो, 5 से काट लो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 से ना इसको काट लो 11 बार। इस तरीके से करते हैं। अब देखिए ये क्या बचा 11। अब 3 की गुणा कर लिया तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब जब 11 की गुणा करेंगे तो ये 3 लिख लीजिए, 5 और 3 जोड़ के कितना 8 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, बस 5 और 1 कितना हो गया 6, और 1 का 1 हो गया। तो 1683 जो है इसका क्या है कुल वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब हमने क्या करा 11 से गुणा कर ली, 11 3 33 का 3 समझिए, 11 5 55 और 58 समझिए, 11 कम 11 और 5 16, ऐसे। तो कुल मिला के आंसर कितना आया है 1683 आ गया है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए चलिए इस सवाल को करते हैं। तो सवाल क्या है, ए बी और सी क्रम से 24 12 12 24 16 और 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ में कार्य करने का निर्णय लें, एक साथ कार्य करने का निर्णय ले, तो उन्हें पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे ए के दिन कितने दे दिए हैं 24, बी के कितने दिए हैं 16 दिए हैं, और सी के कितने दिए हैं 12। तो आप इनका एलसीएम लेंगे, जो कि आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, कितना आ गया है 48। अब इस 48 को 24 से भाग दीजिए, कितना आ गया 2। 48 को 16 से भाग दीजिए, 16 3 48, 48 को 12 से भाग दीजिए, 12 चौक 48। इस तरीके से करिए। अब तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो आपको इनको क्या करना है, जोड़ना है, बस तीनों को जोड़ लेना है। 2 और 3 5 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 9। अब 48 को हम 9 से भाग देंगे तो तीनों का काम आ जाएगा। तो 48/9, जिसे हम पहले 3 से काट दिया, 3 से 3 बार कट गया ही 9, 3 थे 9, और यहाँ पे 16 3 48। अब कितना है 16/3, जिसको अगर हम सही लिखें तो 3 पंजे 15 और 1/3 दिन, तो कितना आ जाएगा 5 सही 1/3 दिन। तो ये आया है आपका 5 सही 1/3 दिन, जो कि आपका आंसर क्या है सी। और उम्मीद है आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए चलिए इस सवाल को देखते हैं। जब किसी संख्या में से 6/7 घटाया जाता है तो हमें 1/2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 1/2 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कोई संख्या है, तो हमने x मान लिया। अब इसमें से अगर आप ये घटाते हैं, मतलब कितना 6/7, तो क्या प्राप्त होता है 1/2 प्राप्त होता है। तो वो लिख दीजिए आप बराबर में। देखिए दोबारा से यहाँ पे कह रहा है जब किसी संख्या में से 6/7 घटाते हैं तो हमें वो संख्या नहीं पता है, तो हमने क्या ले लिया उसको x ले लिया। उसमें से हम क्या घटा रहे हैं 6/7, और घटाने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है 1/2 प्राप्त हो रहा है, 1/2। तो हमने बराबर करके 1/2 लिख दिया। अब अगर हमें संख्या चाहिए तो जो -6/7 है ना, यहाँ ये इधर ले जाइए बराबर से और जोड़ दीजिए। तो x बराबर जो हो जाएगा क्या है यहाँ पे पहले से 1/2, और ये आप इधर लेके गए तो प्लस हो गया 6/7। अब जोड़िए इनको, 2 गुणा 7, 7 दूने 14 हो गए, 7 एकम 7 और 2 6 12। तो 12 और 7 कितने हो गए 19, 19/14 हो गया। तो आपका जो x का मान है वो कितना आया 19/14, जो कि आपके डी ऑप्शन में है। और अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए चलिए इस सवाल को करते हैं। देखिए क्या है सवाल में, एक नाव एक स्थिर जल में चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नाव को चलाकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय बताइए। तो देखिए जैसे कि आपको पता होना चाहिए, अगर कोई नदी है, अगर हम कहें कि ये एक नदी है, तो धारा क्या है, इसका जो पानी है ना उसका वेग, हम जानते हैं अच्छे से इस बात को। तो इसका जो वेग है वो कितना दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए धारा की चाल यानी पानी की, उसमें एक नाव आपने ली, नाव, ठीक है जी,
नाव बनाई, अब आप उससे किस चाल से लेके जा रहे हो 6, तो यहां पर रेलगाड़ी से उल्टा होगा। देखिए जैसे इस दिशा में जा रही है, अगर नाव भी उसी दिशा में जा रही है, नाव भी उसी दिशा में जाए, तो 6 की स्पीड तो इसमें है और पानी इस पर धक्का लगाएगा, तो 1.5 ये जुड़ जाएंगे, तो धारा की दिशा में जाते हुए जो चाल है वो जुड़ जाएगी। अगर आपने रेलगाड़ी वाला टॉपिक पढ़ा हो या बस वगैरह की चाल देखी हो, वहां दिशा समान दिशा में क्या करते हैं, चालों घटाते हैं। लेकिन इस वाले सवाल में, धारा वाले में देखिए ये वैसा है जैसे आप साइकिल पे चल रहे हो कहीं पे और हवा आप पे क्या लगाए, प्रेशर लगाए, तो आपकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विपरीत दिशा में अगर हवा से चलेंगे तो वैसे ही है, अगर ये नाव पानी के अंदर है तो पानी अगर उस जिस दिशा में जा रहा है वो उस पर धक्का लगाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये है। तो 6 की चाल तो होगी खुद नाव की, उस पर अगर 1.5 की स्पीड से और पानी का प्रभाव पड़े तो जाते हुए उसकी चाल दिशा में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 6 और 1 7 जोड़ के। लेकिन वही बात अगर विपरीत दिशा की चाल की, हम यहाँ पे चाल तो लिखे नहीं, तो चाल है ये क्या है, दिशा में चाल है। तो विपरीत चाल की अब अगर बात की जाए तो ध्यान से समझिए, आते हुए क्या होगा, ये जो 6 की स्पीड से वापस आएगा, लेकिन पानी तो 1.5 का धक्का लगाएगा तो इसकी चाल को 1.5 किलोमीटर कम कर देगा। तो 6 में से क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में 1.5 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4.5। अब देखिए जब कोई व्यक्ति कितना जा रहा है, 22.5, ध्यान समझिए ये क्या होगी, दूरी। और जब यहां से यह आरंभिक बिंदु हो गया और कहीं पे गया वो, और दिशा में मान लीजिए गया पहले, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये दूरी होगी वो चाल होगी। और समय बराबर क्या होगा करें, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 22.5 किलोमीटर दूर जाएगा वो, चाल कितने से जाएगा, 7.5 से। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 7 के 21, तो 3 घंटे लगेंगे उसे जाने में। अगर बात करें धारा की दिशा में जाने में लगेगी 3 घंटे, फिर वो वहां से देखिए तो जाने में इस चाल से गया तो 3 घंटे, फिर वहां से वो वापस आएगा और आते हुए उसकी चाल कितनी हो जाएगी, इस बार घट जाएगी 4.5, है ना। तो अब समय क्या लगेगा, आते हुए, तो जाते हुए होगा। अब आते हुए देख लो, तो वही दूरी है 22.5 ही, और आने में कितना हो जाएगा 4.5, पॉइंट से पॉइंट हटाई, 4 पंजे 20, तो कितने घंटे होंगे, 5 घंटे। तो इस तरीके से दोबारा से सुनिए, जब ये नाव जो जा रही है और इतनी दूर जा रही है 22.5, तो इसकी खुद की चाल 6 है और ये जाते हुए पानी का इस पे प्रेशर लगेगा, धक्का लगेगा, तो 1.5, तो टोटल जो चाल हो जाएगी वो 7.5। तो दूरी 22.5 बटे 7.5, जाने में लगेंगे 3 घंटे। उसी तरीके से दूरी तो वही रहेगी, आते हुए दूरी तो कम होने की नहीं, चाल कम होगी। 6 में से 1.5 जो धारा की चाल है वो घट जाएगी, 4.5 वो आएगी। तो दूरी बटे चाल, तो यह कितना हो गया, 5 घंटे। इस तरीके से हम इन्हें जोड़ देंगे, तो 3 और 5 कितने हो गए, 8 घंटे हमारे हो गए हैं। कितने घंटे हुए हैं, 8 घंटे। और इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो कितना हो गया है, डी। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल क्या है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर हो तो उस मैदान की चौड़ाई क्या होगी। तो हम अच्छे से जानते हैं एक आयत क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान, और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, रेक्टेंगल, है ना। तो इसमें देखिए आपको लंबाई तो बता दी है कि लंबाई कितनी है इसकी, 40 मीटर, चौड़ाई हमें बतानी है, तो उसे भी मान लीजिए आप। अब देखिए क्या कहा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान, आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता, क्या है, वो होता है जी लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। और क्या कहा, उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। तो लंबाई और चौड़ाई के योग के मतलब कि लंबाई और चौड़ाई का योग का ये 15 गुना है। तो अगर इस लाइन को आप समझ पा रहे हो तो ये लिखा है हमने यहाँ पे, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई, उसकी क्षेत्रफल के बाद कोमा लगा लेते हैं हम, उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग। तो लंबाई और चौड़ाई का योग प्लस करके लिख दिया, का कितने गुना, 15 गुना। तो अगर आपको ये समझ रहे हैं कि ये 15 गुना है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, यही 15 गुना है, तो फिर 15 यहां से क्यों लिखा भाई, अगर ये 15 गुना है और बराबर लिखना है तो ये कम है ना, तो इसमें 15 गुना करिए तभी तो क्या होगा, बराबर। अगर ये 1 खुद हो और ये 5 हो तो 15 ही तो 1 का 15 गुना है, ये बात ठीक है। लेकिन अगर बराबर करना हो तो गुणा किस में करोगे आप, 15 की, ताकि बराबर हो सके। 1 में करोगे तभी तो होंगे बराबर। तो सिंपल है, ये 15 गुना है तो गुणा कहां से होगी, बराबर करने के लिए 15 में, इधर होगी आपकी गुणा। अब देखिए लंबाई को क्या मान दिया आपको, 40, तो लंबाई तो आप 40 लिख देंगे, चौड़ाई b मान लेते हैं, ये 15 का 15 रहेगा, लंबाई कितनी 40 और चौड़ाई को क्या लिख दिया b।
तो बताइए 40 गुणा बी कितने हो गए, 40 बी, तो जो के तो रहे। अब यहाँ पे करिए गुणा, 15 चौके 60, तो ये हो गए 600, और 15 की गुणा बी में करिए कितना हो गया, 15 बी। अब समझिए ये जो 15 बी है इधर आके घट गया, तो देखिए 40 बी में से ये घट गया है कितना, 15 बी घट गया है, और बराबर में जो बचा है वो कितना है, 600। अब बताइए 40 में से 15 गए तो कितने बचे, 25, 25 बी बराबर किसके हो गए, 600 के। 25 को भाग दे दीजिए आप, 600 बटे 25, तो 5 से काटिए, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और फिर से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। कुल मिला के जो चौड़ाई की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 24। तो 24 मीटर यहाँ पे हमारा किसका माना है, चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी है, 24 मीटर। तो आंसर क्या लगाएंगे हम, ए। और चलेंगे अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या है, क्या कह रहा है, एक टंकी का 7/8 भाग तेल से भरा है। एक टंकी का एक 7/8 भाग, मान लीजिए यहां तक टंकी भरी है, और अगर अनुपात में या भिन्न के हिसाब से देखें तो उसे कहा है कि वो कितनी भरी है, 7/8 भरी है। फिर कहा 70 लीटर तेल लेने के बाद, तो इसमें से मान लीजिए यहां तक भरी थी, 70 लीटर तेल यहां तक निकाल लिया, 70 लीटर। उसके बाद कितना भरा है, वो जो बची हुई है वो कितनी है, 6/7। तो टंकी की धारिता, धारिता मतलब क्या, आयतन बताने की, अर्थात टंकी कितने लीटर की है। तो ध्यान दीजिए, देखिए पहले कितनी भरी थी, 7/8, और अब कितनी बची हुई है, 6/7। अगर इन्हें हम घटा लें तो कि पहले और इसमें कितने का अंतर है, 70 का, तो इनका माइनस करके किसके बराबर होगा, 70 के। तो हम सीधे सीधे देखिए 7/8 भरी थी पहले, थी इतनी, अब कितनी बची है, 6/7, और इसमें अंतर कितने लीटर का आया है, 70 लीटर का, तो हमने बराबर लिख दिया 70। अब देखिए अगर गुणा करें तो 8 सती 56, 8 गुणा 7, 8 सती 56, 7 गुणा 7, 7 सती 49, 8 छंग 48 हो गए, और ये हो गया भाई 70। देखिए 49 में से 48 गए, 1 बटे कितना, 56, बराबर कितना, 70। अब देखिए अगर भिन्न में आप काम कर रहे हैं, इनके नंबरों को घटा रहे हैं, तो जो टोटल वैल्यू होती है वो कितनी होगी, 1। टोटल वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमें 1 का मान चाहिए, तो 1 का मान चाहिए तो 56 को हम गुणा में भेज देंगे, और जो 1 का मान होगा वही टोटल हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, 0 है। 7 छंग 42, 4, और 7 पंजे 35, और 4 कितना हो गया, 39। तो 3920 जो है, यानी कि ये ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए चलिए इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, श्रीमती गुप्ता अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए सावधि जमा 50,000 रुपए, ये धनराशि बताती है, मूलधन मतलब निवेश करती है। तो सावधि जमा की परिपक्वता पर उसे कितनी राशि मिलेगी, कितनी राशि मिलेगी, यानी कि हमें क्या बताना है, मिश्र धन। क्या बताना है हमें, मिश्र धन, क्योंकि ब्याज पूछ रहा होता तो सीधे सीधे ब्याज कह देता। तो मूलधन 50,000 रुपए है, और अलग से जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो जोड़ के इसमें आएगा, तो वो हमारा आंसर होगा इस सवाल में। यहाँ पे अर्धवार्षिक का जिक्र है, तो आपको पता होगा कि जब अर्धवार्षिक होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, दर को हम 2 से भाग करते हैं। अर्धवार्षिक के लिए हम दर को क्या करते हैं, 2 से भाग। अर्धवार्षिक के लिए, अर्धवार्षिक या छमाही जो भी आप इसे कहते हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो ध्यान रखना चाहिए कि दर को क्या करते हैं, 2 से भाग चक्रवृद्धि ब्याज में, और समय को क्या करते हैं, 2 से गुणा। अब उस हिसाब से देखें तो दर जो है हमारी कितनी है, 8%, और अगर 8 को मैं 2 से भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा, 4%, और समय कितना है हमारा, 1 वर्ष, और 1 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2 एकम 2, और 2 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि अनुपात हम लेते हैं वह कितना है, 2:1, और मूलधन हमारा कितना है, 50,000। तो 50,000 का हम क्या निकाल लेंगे, 4%। 50,000 का 4% हम निकालने वाले हैं। ये देखिए 2 जीरो कैंसिल कर दिए हमने, 5 चौक 20, तो कितना है, 2,000 रुपए। तो अगर आप समझ रहे हैं तो हमने क्या कर दिया था, दर को 2 से भाग किया था। क्या था, अर्धवार्षिक, यानी कि छमाही में हमने दर को 2 से भाग किया और समय को 2 से गुणा। और उम्मीद है आपको ये बात पता है, और यहाँ पे समझ में भी जरूर आ गई है। तो 8 को 2 से भाग देकर दर हो गई है हमारी 4%, वहीं पे समय 1 गुणा 2 करके 2, और 2 के लिए जो अनुपात है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से वो 2:1 है। अगर आप लगातार क्लास को देख रहे हैं तो आपको पता होगा, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर भी चक्रवृद्धि ब्याज के इस मेथड को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
मूलधन कितना है 50,000 का कितने परसेंट, हम 4% निकाल देते हैं, 4/100, 2 जीरो गई तो 5 चौक 20, कितना आ गया 2000। फिर 2000 का हम 4% निकाल देते हैं, 2000 गुना 4/100, तो 20 चौक 80। अब इस 2000 की गुणा यहाँ पे करिए आप, 2000 यानी कि 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। 2000 की गुणा 2 में करी तो कितना हुआ, 4000 हुआ। तो वहीं 80 की गुणा हमने यहाँ करी तो 80 ये हो गया। इस तरीके से अगर हमने जोड़ दे तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 0804, 4080 रुपए। लेकिन हमें चक्रवर्ती ब्याज नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है, हम मूलधन यानी कि 50,000 में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 4080 को, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज को। तो इस तरीके से जब हम से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54,080 रुपए, जो कि कौन से ऑप्शन में है आपका, 54,080, ये रहा सी में। तो ये हमारे इस सवाल का क्या है, आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अर्धवार्षिक में हमें ध्यान रखना है कि हमें दर को 2 से क्या करना है, भाग, और समय को क्या करना है, 2 से गुणा। अगर समय आपके महीने में है किसी वजह से तो ध्यान रखेंगे अर्धवार्षिक के समय अगर माह में है तो आप उसे 12 से भाग अलग से कर ले, ठीक है। अगर माह है, फिलहाल वर्ष थे तो सीधे 2 से गुणा करना है। तो फिलहाल दर को 2 से भाग और समय को 2 से गुणा 2 किया, और 2 के लिए समय के लिए अनुपात है 2:1। फिर हमने क्या करा, जो मूलधन था 50,000 उसका 4% निकाल दिया 2000, फिर 2000 का फिर से 4% निकाल दिया 80, इसकी गुणा पहले अनुपात में, दूसरी गुणा दूसरे अनुपात में, 4080 आ चुका है। और 4080 हमारा चक्रवर्ती ब्याज आया है जिसे हमने मूलधन में जोड़ा, तो मिश्र धन हमारा 5480। और इस तरीके से हमारा आंसर क्या हुआ, सी। तो उम्मीद करते हैं अभी क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए देखिए इस सवाल को करते हैं। यहां पे ये क्या है, 256 है, और 256 की अगर हम बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर कितना, 4, कितना लिख रहे हैं, 4 की पावर 4। अब इस 2 की पावर 8 भी लिख सकते हो। फिलहाल हम क्या लिख रहे हैं, 4 की पावर 4। आप अच्छे से जानते हैं कि 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 यानी कि 4 की पावर 4 क्या होता है भाई, 256। 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256, तो हमने लिख दिया है। ऊपर पावर कितना है, ये है। यहाँ पे सेम तरीके से हम इसको लिख रहे हैं 256 को, इसको भी हमने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, अगर हमें पता है हमने पावर लिख दी, और अगर हमें पता है कि अगर ब्रैकेट है तो जो घात होते हैं उनके क्या हो जाते हैं, गुणा, ऐसे। तो यहाँ पे ब्रैकेट है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जो घात है उनकी गुणा कर देंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, ये 4 है, ये जो 4 है यहाँ पे 4 की गुणा करिए 16 में, तो 16 चौके 64, ये 0.64 हुआ आपका। 2 पे पॉइंट था, 2 पे लग गया। अब देखिए ये 4 है, इसी गुणा करिए आप, 9 चौक 36, क्या करना है 36, तो 36 लिखना है हमें, और 2 पे पॉइंट यहाँ है, 2 पे लग गया। अब हमें पता होना चाहिए अगर बेस समान होते हैं, अगर क्या हो, बेस समान हो, तो गुणा में जो घात है, अगर बीच में क्या है, गुणा है, घात क्या होती है, जुड़ जाती है, m + n हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है, समान है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो घात जो है जुड़ जाएंगे। 0.64 में क्या जुड़ जाएगा, 0.36 जुड़ जाएगा, 36 जुड़ गया आपका। अब इन्हें जोड़ देते हैं, देखिए इनको जोड़ देते हैं तो आराम से समझ में आ जाना चाहिए कि 100 हो जाएगा। करके दिखाते हैं कि 6 4 10, 6 3 9 रेखा हासिल का 10, और ये तो हो गया 100। लेकिन जैसे ही पॉइंट लगेगा 1.00 तो क्या लिखा जाएगा, 1। तो यहाँ पे देखिए 4 की पावर इन्हें जोड़ के कितना आ रहा था, 1.00, यही तो बात कह रहे थे हम। और इसे क्या हो गया, ये 4 की पावर 1 रह गया बस, और 4 की पावर 1 का मतलब कितना रह गया, 4 रह गया। तो आंसर क्या देंगे हम सवाल का, डी। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है। आप चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए देखिए इस सवाल को ट्राई करते हैं हम। सवाल क्या है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 8:5 है। उनके व्यय मतलब खर्च का अनुपात कितना है, 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक यानी कि दोनों 1,000 रुपए महीने की बचाने का क्या करते हैं, प्रबंध करता है, यदि दोनों अपने व्यय का, फिर बाद में दोनों अपने खर्चे का 60% किराए के सामान पर व्यय करते हैं, तो किराए के सामान पर व्यय की गई धनराशि क्या है, हमें बताना है। तो देखिए चलिए यहां पे लिख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है, जैसे कि बताया गया है कि आय का जो अनुपात हम दो लोगों का कितना है, 8:5, और व्यय का जो है वो क्या है, 2:1। अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने कहा है दोनों बचत करते हैं कितने की, 1,000 रुपए की। आय माइनस व्यय, तो वो क्या होता है, बचत होता है।
ये भी 1,000 रुपए की बचत करेगा और ये भी कितने की करेगा, 1,000 रुपए की बचत। ये दोनों के दोनों 1,000 की बचत करते हैं। अगर आप ध्यान से दे, आय में से व्यय घटा के बचत आती है। 8 में से 2 रुपए घटाएं तो 4 आएगा, है ना, सॉरी 8 में 2 घटाएं तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 5 में से 1 घटाएं तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे जो है अंतर वो 6 का है, यहाँ कितने का, 4 का है, जबकि दोनों की बचत जो है समान है, 1,000 1,000। तो ये अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये अनुपात तो समान नहीं है, ये समान है, तो हमें इन्हें समान करना है। तो तरीका क्या है इन्हें समान करने का? अब ये सवाल यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, उसके लिए क्या करने वाले हैं, देखिए 2 और 1 का अंतर कितने का है, ऐसे घटाएंगे ना, 2 में से 1 घटाया तो कितना है, 1। इस 1 की गुणा मैं यहाँ कर दूंगा, और देखिए 8 में से 5 घटा कितना आता है, 3। 3 की गुणा हम यहाँ कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, 1 की गुणा 8 में करी तो कितना हो गया, 8, और ये कितना हो गया, 5 एकम 5, तो 8 एकम 8, 5 एकम 5। यहाँ पर देखिए 2 तिये 6, और 3 की गुणा कर रहे हैं हम यहाँ पे, किसकी, 3 की, जो इनका अंतर था, 8 में से 5 घटाया था ना, ये 8 में से 5 घटा के, जैसे यहाँ 2 में से 1 घटा के 1 उसकी गुणा तो यहाँ पे, और इन्हें घटा के 8 में से 5 को 3 की गुणा यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये आ गया है। अब देखिए ये क्या है, आय है, और ये क्या है, व्यय है। अगर हम बचत देखें तो 8 में से 6 घटा के कितनी बैठ रही है, 2। 5 में से 3 घटा के कितनी बैठ रही है, 2। अब होगी ना बराबर। और जो बचत है उसकी वैल्यू कितनी दी थी इन्होंने हमें, 1,000। तो हम कह सकते हैं जो 2 है, दोनों के 2 वो किसके बराबर है, 1,000 के। तो कोई सा एक ले लीजिए कि भाई 2 बराबर किसके, 1,000 के, तो 1 बराबर किसके होगा, 500 के। 1 बराबर कितना होगा, 500 के। तो इस सवाल में एक अनुपात जो है, एक अनुपात वो किसके बराबर होगा, 500 के। अब अगर आप देखें, इन्होंने बाद में कहा था कि किराए पे जो व्यय है वो कितना है, 60% है। अब देखिए पहले का व्यय कितना है, 6, दूसरे का कितना है, 3। ये ऊपर वाली तो आय है, नीचे वाला क्या है आपका, व्यय है, व्यय यानी कि खर्चा है। तो इसका 6 है और इसका कितना है, 3। तो अगर दोनों का व्यय यानी कि खर्च देख ले हम, तो वो कितना है, 9 यूनिट है, 9 अनुपात। और अगर 1 का मान हमारा कितना है, 500, तो 9 का मान कितना होगा, 9 गुणा 500 करिए, तो ये हो गया भाई 9 गुणा 5 यानी कि 9 5 4500 रुपए हो गया। कितना हो गया है ये, 4500 रुपए, 4,500 रुपए यहाँ पे खर्चा है। दोबारा से देखिए, आय का अनुपात कितना था, 8:5, यहाँ कितना था, 2:1। जो बचत है दोनों कितने बता रहे, 1,000 रुपए बता रहे। लेकिन आप अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अंतर कितने का था, 6 का, यहाँ कितने का था, 4 का। तो ये हमें सही नहीं लगा कि अगर दोनों के ये बचत जो है समान है तो ये अंतर समान आना चाहिए। अगर समान नहीं है तो हमने उसे कैसे करा, 2 के और 1 के अंतर जो कि 1 है, 2 में से 1 घटा के कितना है, 1, इसकी गुणा यहाँ कर दी, और 8 में से 5 घटा के 3 की गुणा यहाँ पे कर दी, 1 की गुणा इसमें करी, और ये जो का तो रहा 8:5 रहा। 2 में करी 3 की गुणा, तो 2 तिये 6, 2 एकम 2। अब इस पे नहीं होगा सवाल, इसे भूल जाते हैं। अब ये है, अब नया जो अनुपात है वो कितना है हमारा, 8:5 तो है किसका, आय का, और 6 और 3 किसका है, व्यय। ये है तो कहीं ना कहीं वही पहले वाला ही, लेकिन यहाँ पे 6:3 आ गया है। तो 8 में से 6 गए तो कितने बचे, 2, और 5 में से 3 गए तो कितने बचे रहे, 2, और 2 बराबर किसके, 1,000 के, 1 बराबर किसके, 500 के। तो यहाँ पर कुल व्यय कितना हुआ, 6 और 3 9, 9 किसके बराबर हो गए, 4500 के। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा था जो कुल व्यय है उसका 60% खर्च करते हैं। तो 4500 रुपए उनका कुल व्यय है, दोनों का व्यय जो है वो कितना है, 4500 रुपए खर्चा है उनका, और उसका 60% वो खर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 60% 0 गई, ये इधर गया, तो देखिए 6 0 0, और 6 पंजे 30, और 6 चौक 24, और 3 27। तो 2700 रुपए जो है उनका किराए का खर्च है। टोटल व्यय का 60% हमने निकाल दिया, जो कि कितना आया है, 2700 रुपए। इस तरीके से फाइनल आंसर जो है हमारा वो कितना आया है, सी ऑप्शन यानी कि 2700। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए चलिए इस सवाल को देखते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है, खोखले बेलनाकार ड्रम का आंतरिक व्यास कितना है, 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर है। ड्रम में पैक किए जा सकने वाले 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के बेलनाकार बक्सों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, हमें बताना है। देखिए जनरली कई बार हमें संख्या में फॉर्मूला क्या याद आता है, जैसे देखिए पहले समझते हैं, एक ड्रम है और क्या बताया गया, उसका जो व्यास है वो कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, इस तरीके से दिया है। नीचे क्या होगा, एक सर्किल होगा, इस तरीके से पूरा का पूरा सर्किल है ये वाला, इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और इसका जो व्यास है यानी कि जो चौड़ाई है इधर है, कैसे भी माप लीजिए, कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई जो है इसकी पूरी कितनी है, वो 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब कि कितनी, 100 सेंटीमीटर। हम अच्छे से जानते हैं कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो गया है।
अब इसमें क्या करना है, हमें ड्रम में पैक किए जा सकने के लिए 10 सेंटीमीटर व्यास के, कितने व्यास के, 10 सेंटीमीटर व्यास के, इस तरीके से देखिए 10 सेंटीमीटर व्यास के और 10 सेंटीमीटर हाइट के, हमें इसमें क्या रखने हैं, डब्बे पैक करने हैं। इस तरीके से समझिए आप बात को, तो हमें रखनी है। तो 10 सेंटीमीटर बेलनाकार बक्सों की अधिकतम संख्या कितनी होगी हमें बताना है। और देखिए इस तरीके से सवाल में कंफ्यूजन क्या हो सकता है, कई बार देखिए हम क्या करते हैं, संख्या पता करने के लिए जो बेसिक तरीका है हमारा, बड़े आयतन को हम छोटे से भाग दे देते हैं। लेकिन वो सवाल हम तब करते हैं जब बड़े मतलब बेलन जो होता है ना वो एक धातु का होता है और उसे मेल्ट करके छोटे जो धातु के बेलन है वो बनाए जाते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी धातु पूरे के पूरे बेलनों में लगती। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या होगा, जब आप इन्हें रखोगे तो एक तरीका होगा कि ये पूरा का पूरा एक है ना, एक नीचे सर्किल होगा। तो 10 सेंटीमीटर व्यास के, इस तरीके से देखिए 10 सेंटीमीटर व्यास के जब आप इस तरीके से यहाँ पे रखोगे तो कितने रख सकते हो, यहाँ पे कितने ये आ सकते हैं, सवाल ये है ये कितने आएंगे, है ना। अगर हमें बात करनी है कि कितने ये आ सकते हैं, सवाल तो ये है। अगर आप गौर से देखना चाहो तो ये व्यास पूरा कितना है भाई, 30 है। तो 10-10 के हिसाब से देखिए तो 3 इस तरीके से आ सकते हैं। इसी तरीके से हम समझ पा रहे हैं। अब इसी तरीके से देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 10 क्या, एक इधर और एक इधर ही आ जाए, ये 30 हो गया, ये इधर। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 और एक ये कितना, 7। अगर आप ध्यान से समझे तो इस आधार पे केवल आप 7 डब्बे रख पाओगे, एक आधार पर कितने रख पाओगे, 7 डब्बे रख पाओगे। और बीच में क्या रखेगा, रह जाएगा, गैप भी रह जाएगा। तो देखिए यही फर्क है कि अगर आप इसने क्या करोगे, अगर आपने इसे क्या करा, बड़े आयतन को छोटे आयतन से भाग दिया तो डिब्बों की संख्या ज्यादा आ जाएगी। क्यों, वो इस गैप को कंज्यूम नहीं करेगा। मतलब जो गैप रहना है ना, जब दो चीजें आप रखोगे उनके बीच में गोल आकार, तो उनके बीच में यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या रह जाने वाला है, गैप रह जाने वाला है। तो ये आयतन में हवा रह जाएगी। तो पूरे आयतन को अगर भाग दोगे आयतन से तो ये आयतन भी क्या हो जाएगा, कंसीडर हो जाएगा। और आंसर क्या होगा आपका, गलत होगा। आपको केवल इतना समझना है कि एक पंक्ति में, जैसे दीवार नहीं होती, दीवार में कई बार है ना गांव में लोग क्या करते हैं, ईंटें गिनते हैं। कैसे कर देते हैं भाई, सबसे निचले वाले हिस्से में ना वो गिन लेते हैं कि भाई एक ईंट ये पूरी, ये 2 इतनी, तो नीचे वाले में 6 लगी, मान लो 5 लगी, जितनी भी, और मान लो कितने हैं ये, जितनी भी लाइनें हैं ये, उन सब की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से गिन लेते। बिल्कुल वही प्रोसेस हम गिनना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं सबसे नीचे वाले जो हम पंक्ति लगाएंगे उसमें कितने बॉक्स आ सकते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि कितने आ जाएंगे। देखिए ध्यान से समझिए, 3 तो आपको ही समझ में आ ही रहे होंगे, 10 10 30 हो गया पूरा, 10 10 30 हो गया, इधर भी हो जाएगा। तो ये 7 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, एक में कितने आ सकते हैं, 7। एक स्तंभ में जो सबसे नीचे की पंक्ति लगाओगे आप 7, और हाइट कितनी रखनी इसकी, 10 की, और ये है कितनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो अगर 10 सेंटीमीटर के रखोगे तो कितनी लाइनें आ जाएंगी टोटल, देखिए इससे आप इसे भाग दीजिए, कितने हो जाएंगे, 10 पंक्ति ऐसी हो जाएंगी। ऊपर नीचे रखते चले जाओगे आप, ऊपर नीचे रखते जाओगे, 10 सेंटीमीटर, 10 20 हो गया, 10 30 हो गया, 40 50 60 70 80 100 तक। तो कितनी लाइनें लगेंगी, 10 लाइनें लगेंगी। तो एक में 7 रखोगे और कितनी लाइनें लगनी है, 10 लगनी है। तो 7 गुणा 10, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 70। तो आंसर क्या हो गया, बी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए देखिए इस सवाल करते हैं। यहाँ पे सवाल है 3596 रुपए की धनराशि को ए बी सी के बीच 1/6 अनुपात 1/8 मतलब 1/9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर बताइए। तो सीधे हम मेथड लगा सकते हैं। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमें कि जो ए और बी और सी का अनुपात है वो बटे में है, फ्रैक्शन में, 1/6 1/8 1/9। तो इसको सिंपल करना है, ऊपर ऊपर रखना है, मतलब ये बटे से नंबर हटानी है। तरीका क्या है, देखिए बड़ा सिंपल है। इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 6 8 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, 6 का 8 का और 9 का एलसीएम। तो आ कितना गया, 72। अब इस 72 को इनसे भाग दे दीजिए लगातार, तो ऊपर इनसे गुणा करिए। चलो पहले तो एक काम करिए, ऊपर गुणा कर दीजिए इस एलसीएम की गुणा 72 की, 72 एकम 72 बटे 6 करिए, यहाँ पे करिए 72 बटे 8 करिए और 72 बटे 9 करिए। अब देखिए 12 6 72, 8 9 72, 9 8 72। तो ये 12 अनुपात 9 अनुपात कितना आ गया है, 8 आ गया है। ये इनका ए बी सी का क्या आ गया है, आपका अनुपात आ गया है। अब आपको क्या चाहिए, ए का और सी का अंतर। तो दो तरीके हैं, या तो आप ए का मान अलग निकालिए और सी का क्या करिए, अलग निकालिए और उन्हें बाद में घटा लीजिए, या यहीं पे अनुपात है कोई घटा लीजिए। तो ए का अनुपात जो है वो 12 है और
सी का कितना है 8 है, तो 12 में से 8 घटा लीजिए आप, कितना है 4, कितना आ गया 4। तो ए और सी का अंतर का जो अनुपात है वो कितना आ गया है 4, तो आप ऊपर रखिए 4। नीचे क्या लिखना है, अनुपातिक योग का योग लिखना होता है, तो 12 और 8 20 और 9 29 हो जाएगा, तो योग कितना हो गया 29। और यहाँ पे गुणा में क्या लिखना होता है, कुल योग। देखिए अब देख पा रहे हो सबसे पहला संख्या हमारी थी जो इनका कुल योग है वो कितना है 3596। अब आपको इससे भाग देना है इससे, तो देखिए ध्यान से देंगे आप, 29 से कम 29 हो जाएगा, 29 के बाद 6 बचेंगे, तो 29 दूनी 58 और 29 चौक 116, तो ये 124 बार कटा। तो a माइनस सी, अब इसकी गुणा करिए आप, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 एक 9 और 4 एकम 4, तो आंसर कितना है a माइनस सी के अंतर का 496, जो कि हमारा ऑप्शन कितना है सी है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए भाई इस सवाल को करते हैं, देखिए क्या है, कहा है 4 वर्ष पहले राम श्याम से आयु में 2 गुना था, अब से 6 वर्षों बाद राम श्याम से केवल 1.5 गुना होगा, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रम से क्या होगी। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं आयु संबंधी का अगर लेसन आपने पढ़ा है, हमारी वीडियो देखी है, तो हमने उसमें एक टाइप का सवाल बताया था कि यदि हमारे पास 2 अनुपात हो किसी भी सवाल में आयु के, ए अनुपात बी, और यहाँ पे किस समय का है, वो वर्तमान का है या 5 साल पहला है या बाद का है, वो समय हम यहाँ पे लिख लेंगे जो भी है। तो 2 अनुपात होने चाहिए, ये अनुपात किस टाइम का है, दूसरा अनुपात किस टाइम का है, वो भी लिख लेंगे। फिर यहाँ पर इस समय में जो अंतर होगा उसे हम कहेंगे कुल समय। इन समय का हम क्या करेंगे, अंतर लेंगे। अंतर का तरीका क्या, अगर एक वर्तमान है 5 साल पहले या बाद तो जो का तो, अगर दोनों पहले पहले तो घटाते हैं, दोनों बाद बाद तो घटाते हैं, लेकिन अगर एक पहले और एक बाद है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एक पहले है और एक बाद में है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे अभी से देख लीजिए, अगर 2 साल पहले की बात करें, 2 साल बाद की बात करें, तो 4 साल का अंतर आता है, तो एक पहले एक बाद है तो जोड़ना है, बाकी केस में आपको घटाना ही है। फिलहाल देखिए कुल समय गुणा में क्या आता है, नीचे के अनुपात का अंतर, नीचे के अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर ऐसे लिखते हैं हम। और फिर बटे में क्या लिखते हैं, तिरछी गुणा का अंतर। समझिए जो भी कुल वर्ष आता है वो लिख देते हैं कुल समय, जो नीचे वाला अनुपात है ना उन्हें घटा लेते हैं आपस में, बड़े में से छोटा संख्या, तो नीचे के अनुपात का अंतर गुणा में लिख देते हैं, फिर ऐसे तिरछी गुणा करते हैं और तिरछी गुणा का अंतर नीचे लिखते हैं, तिरछी गुणा का अंतर। और यहां से जो भी इसे हल करके आता है ऊपर के अनुपात में हम गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी लिखा है, यहाँ पर जो भी लिखा है वो उसी समय की आयु आ जाती है। अब इस सवाल में इस मेथड को अप्लाई करें तो यहाँ लिखा है 4 वर्ष पहले, क्या लिखा है 4 वर्ष पहले, तो जैसे मैंने कहा था कि समय जरूर लिख लेंगे, तो हमें लिख लेना चाहिए कि बात कब की हो रही है, 4 साल पहले की हो रही है। तो हमने यहाँ लिखा 4 साल पहले। आयु कितनी है, दुगुनी है, राम श्याम से आयु में दुगुना है, तो राम और यहाँ पे क्या लिखा हमने, श्याम, तो राम श्याम से दुगुना है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, जो दुगुना है। अब बराबर लिख रहे होते तो श्याम में 2 से गुणा करते, लेकिन अनुपात बनाना तो 1 ही है 2 ही है, राम की आयु श्याम से दुगुनी है, तो इस तरीके से लिख दिया। अब आगे क्या लिखा है, अब से 6 वर्षों बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 वर्ष बाद या 6 साल बाद, एक ही बात है, तो लिख दीजिए आप आराम से। 6 साल बाद कितने गुना होगा, 1.5 गुना होगा, 1.5 गुना इस तरीके से। तो 1.5 गुना देखिए 1.5, इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे, 1.5 बटे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो बड़े की उम्र यहाँ 3 चल जाएगी और छोटे क्या चल जाएगी 2, 1.5 गुने में 2 का 1.5 गुना 3 चल जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे, है ना। वरना यहाँ 1 लेके हम क्या लिखते हैं, देखिए अगर आपको 1 लेना था और यहाँ पे 1.5 भी लिखते तब भी आप पॉइंट हटाते ही हटाते, तब 5 × 15 करते, 5 दूनी 10 और ये 2 यहाँ जाता, तब भी आपका अनुपात कितना आना था, 3:2। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये 3:2 भी समझ में आ चुका है। अब देखिए ये मेथड अप्लाई करेंगे। मैंने क्या बताया था, अगर एक पहले है और एक बाद है तो आप इन्हें जोड़ने वाले हैं, तो 6 और 4 जोड़ के कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया आपका 10। उसके बाद नीचे देखिए कुल समय, तो कुल समय पहले और बाद के लिए जोड़ना था, ये अंतर बेशक है, लेकिन अगर एक पहले एक बाद का है तो जोड़ना है। फिर क्या कहा, नीचे के अनुपात का अंतर, तो नीचे क्या है, 3 में से 2 घटाइए आप, 3 में से 2 घटा के कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 की गुणा 2 में कर दी, 2 दूनी 4, 3 की गुणा 1 में करी तो कितना हो गया 3, 4 में से 3 घटा के कितना बचा 1। दोबारा सुन लीजिए, कुल वर्ष 6 और 4 जोड़ का है 10, नीचे के अनुपात का अंतर 3 में से 2 घट के आया 1, गुणा में लिख दिया, और तिरछी गुणा 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 में 3 घटा के 1 आया 1। अब इसे हल करके जो आया वो कितना आया 10, और क्या कहा था
जो भी आए इसकी गुणा आप ऊपर वाले अनुपात में करिए, यानी कि यहाँ पे करिए। इस 10 की गुणा आप यहाँ पे करिए तो 10 दूनी 20 होगा। कितना होगा आपका? 20 होगा। कितना आगे? 20। तो पहला। अब 10 की गुणा यहाँ पे करिए, यहाँ पे इस अनुपात में, तो 10 एकम 10। और ये वो आयु आई है जो यहाँ लिखा हुआ है 4 साल पहले, जो भी यहाँ लिखा है। वर्तमान तो वर्तमान आती, फिलहाल 4 साल पहला लिखा है, तो क्या आया है? ये 4 साल पहला हिसाब किताब आया है। लेकिन हमें क्या चाहिए? वर्तमान का चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, समझिए आप बात को। हम इनमें 4 साल पहली उम्र में, यानी कि 20 साल में 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी राम की? 24। और इसी तरीके शाम में अगर हम 10 में 4 जोड़ देंगे तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 14। तो वर्तमान उम्र के लिए हमने इनमें क्या करा भाई? 4 ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये क्या थी? 4 साल पहली उम्र थी, तो हमने 4 ऐड कर दिए, 24 और 14। अब देखिए ध्यान से, किस ऑप्शन में मिल गया है? बी में। और ये हमारा आंसर हुआ। और अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। आइए देखिए इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। संजू 10 किलो केले 300 रुपए में, अंजू 12 किलो केले 480 रुपए में, अंजलि 15 किलो केले 300 रुपए में और अंजनी 20 केले कितने में? 200 रुपए में खरीदती है। इनमें से किसे बेहतर सौदा प्राप्त हुआ? तो देखिए यहाँ पे बात हुई है किसकी? संजू की। और सौदे का मतलब क्या है? रेट की बात हुई। अब अलग से अपनी तरफ से ये नहीं सोचना कि भाई क्या पता किसी के केले अच्छे हो, किसी के छोटे हो, बड़े हो, ये खराब हो, ऐसे नहीं सोचना है। यहाँ पे केवल हमारे बेहतर सौदे की बात हुई, यानी प्राइस सबसे अच्छा किसका है। तो अगर 10 किलो के केले 300 रुपए के मिले हैं तो कितने रुपए के मिले से संजू को? 300/10, यानी कि इसको मिले हैं 300 रुपए प्रति किलो, है ना। इसका जो रेट है यानी कि सौदा है वो कितना है? मैं माफ कीजिए 300 बोल दिया मैंने, 300 तो रुपए है इसके, और 10 केजी, तो 10 से काट के कितना है? 30 रुपए प्रति किलो। 300 रुपए में 10 किलो मिले हैं, तो क्या रेट है? सौदा क्या है इसका? 30 रुपए प्रति किलो मिले हैं संजू को। तो संजू की बात है। अंजू की बात करते हैं। अंजू की बात करिए। देखिए 12 किलो केले कितने में? 480 रुपए में मिले हैं। तो 480 को आप भाग करिए किससे? 12 से करिए, तो 12 चौक 48, तो इसे मिले हैं कितने? 40 रुपए प्रति किलो। इसका जो सौदा है, जो प्राइस है वो कितना है? 40 रुपए प्रति किलो। 12 चौक 48, 480 रुपए में से कितने मिलते? 12 किलो केले मिले थे। बात अंजलि की करते हैं। अंजलि की, उसे 15 किलो केले 300 के मिले हैं, तो 300/15 करिए, 15 दूनी 30, तो 20 रुपए प्रति किलो। आप कुल रुपयों को कुल संख्या से भाग दे रहे मात्रा से, तो 300 रुपयों को 10 से भाग देके 30 रुपए प्रति किलो हो गया। 480 को 12 से भाग देके 40 रुपए प्रति किलो इसका रेट हो गया। 300 को 15 से भाग देके कितना हो गया? 20 रुपए प्रति किलो। ये बात किसकी थी? अंजलि की। अब अंजनी की बात करते हैं। अंजनी की, तो भाई जो अंजनी है, अंजनी, उसको कितने मिले? 20 किलो केले 200 रुपए के, तो 200 को भाग दीजिए अब किससे? 20 से, तो कितना आ रहा है भाई? 10 आ रहा है, 10 रुपए प्रति किलो। अब बताइए सबसे अच्छा सौदा यानी कि सबसे अच्छा प्राइस किसका है? 30 रुपए सबसे बढ़िया रहेगा इसके लिए खरीदने के हिसाब से देखे तो, 40 या 20 या 10, तो सबसे अच्छा जो है प्राइस किसको मिला है? 10 रुपए प्रति किलो। सबसे अच्छा प्राइस यानी कि सबसे बेहतर सौदा जो है वो किसका माना जाएगा? यहाँ पे अंजनी का। अंजनी, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो आंसर हुआ इसका ए। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए देखिए इस सवाल को करते हैं। देखिए क्या है। उदय प्रतिदिन 6 सही 1/3 घंटे पढ़ाई करता है। वह 1 सही 2/3 हिंदी में और 1 सही 1/3 घंटे अंग्रेजी में पढ़ाई में बिताता है। यदि वह शेष समय का बराबर भाग गणित एवं विज्ञान में बिताता है तो गणित में कितना समय है? तो यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पे टोटल समय बटे में ना हो करके कहता कि मान लो कोई व्यक्ति 8 घंटे टोटल समय पढ़ाई करता है, जिसमें से मान लीजिए यहाँ पे कहता कि 2 घंटे बिताए उसने किसमें? हिंदी में। हिंदी का हो जाता, मान लेते हैं ऐसा होता, पूरे नंबर होते कंप्लीट, बटे में ना होते। यहाँ पे मान लीजिए कहता कि 1 घंटा अंग्रेजी में बिताया, तो हम क्या कहते हैं कि भाई देखो 8 टोटल घंटे हैं वो पढ़ता है, 2 हिंदी में गए 1 अंग्रेजी में गया, तो 3 घंटे गए, तो बचे कितने? 5 घंटे उसके पास। और शेष जो है उसका बराबर भाग वो गणित और विज्ञान में, तो बराबर मतलब आधा आधा भाग, यानी कि 2.5 घंटे हम कह सकते हैं। तो इसी पैटर्न पे हमें सवालों करना है। बस समझना क्या है कि सवाल के जो नंबर है वे सीधे ना होकर के, सीधे हमारे नहीं हो सकते। यहाँ पे 8 नहीं है सीधा, या 2 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है कि हम डायरेक्ट मुंह जबानी ने घटा जोड़ ले। तो ध्यान से करना है कि टोटल समय ये है, तो 6 सही 1/3, तो हमसे सही करें तो 3 6 18 और 1 19/3, तो जो टोटल समय है वो कितना है? 19/3 है। जिसमें से हिंदी का जो समय है वो कितना है? हिंदी का वो है 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, 3 एकम 3 और 2 जोड़ लेंगे, तो हिंदी में कितने जा रहे हैं? 5/3 घंटे जा रहे हैं। कितने? 5/3।
अब देखिए अंग्रेजी की बात करते हैं। अंग्रेजी में कितना जा रहा है समय? 1 से 1/3, 3 एकम 3 और 1 कितना 4/3। कितना जा रहा है समय? 4/3। यदि शेष समय का बराबर भाग गणित और विज्ञान में बिताता है तो गणित में कितना समय गया? तो हम क्या करेंगे ना, जोड़ेंगे। देखिए यहाँ भी तो क्या करता, हमने जोड़ा था कहीं ना कहीं, तो कि 2 और 1 3, और फिर 8 में से 3 गए तो 5 तब आया था। बस यहाँ पे नंबर थे तो सीधे हो रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से जोड़ा जाएगा। तो देखिए हर तो क्या है, समान है, तो 3 आ गया। अब देखिए ऊपर 5 और 4 सीधे सीधे जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 9 बटे कितना 3। अब मैं ये सलाह दे रहा हूं कि वैसे तो 3 3 कट जाएगा, लेकिन आप ऐसे ही रखिए इसे, 9/3 ही रखिए, ताकि जब आप इसमें से घटाएं यहाँ पे शेष समय निकालने के लिए तो आपका हर समान ही रहे। तो 9/3 में से आप 9/3 ही घटा लीजिए, तो 3 क्या रहेगा, समान ही रहा। अब 19 में से सीधे 9 घटाइए, और कितना बचा 10/3। 10/3 बचा आपका शेष समय। और लेकिन क्या कहा है, शेष समय का बराबर भाग गणित में और विज्ञान में बिताया है। और गणित में कितना समय लगा, तो इसका बराबर मतलब आधा कर लेंगे, आधा भाग उसमें। अब इसका आधा कैसे करेंगे, इसमें 1/2 से गुणा करिए आप। आधा करने के लिए आप 1/2 से क्या करिए, गुणा करिए इसमें, ठीक है। तो 10 एकम 10, और नीचे कितना हो जाएगा 6, या सीधे यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, ऐसे कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। इसका आधा कितना हुआ 5/3। अब इसे सही लिखे तो क्या लिखेंगे, 3 एकम 3, 2/3। तो हमारा जो गणित का समय आया है वो कितना है, 1 से ही 2/3। देखिए अगर कॉन्सेप्ट समझे बड़ा आसान है भाई। टोटल टाइम था उसमें तो आपने क्या करा, हिंदी और अंग्रेजी का जोड़ के घटा लिया, बचे हुए को आधा आधा कर दिया, तो गणित और विज्ञान का हो गया। बस नंबर थोड़े फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे ये समय था इस तरीके से 19/3। हिंदी और गणित का अंग्रेजी का हमने समय जोड़ा 9/3, उसे टोटल में से घटा दिया, तो बचा हुआ समय 10/3, उसका आधा कर दिया। आधा करने के लिए हमने 1/2 से गुणा किया है यहाँ पे, है ना। आधा यानी कि बट्टे में 2 समझ लीजिए। इस तरीके से 10 कटा 5/3, जिसे हमने लिख दिया 1 से ही 2/3। और उम्मीद करते हैं अब आपको ये समझ में आ चुका है। और आंसर क्या है हमारा, सी, 1 से ही 2/3 घंटे वो गणित में बिताते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल। तो आइए चलिए अब इस सवालों करते हैं। सवाल क्या है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलने वाली 2 ट्रेनें 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 350 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। देखिए यहाँ पे हमें पता होना चाहिए अच्छे से कि अगर एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, समांतर पटरी पे अलग अलग है, बस हमने एक लाइन में लिख दिया है। जब ये एक दूसरे को पार करेंगे तो इन्हें दोनों की दूरी के बराबर टोटल दूरी, यानी कि इसका और इसका योग चलना होगा। एक की लंबाई इन्होंने बता दी और दूसरी की पूछ ली, तो अगर हम टोटल दूरी निकाल लें, है ना, तो उसमें से पहली की घटा देंगे, दूसरी की आ जाएगी। अब कैसे निकले, इन्होंने बताया एक ट्रेन की चाल कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और ये विपरीत दौड़ रही है, और दूसरी की कितनी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं विपरीत दिशाओं में जो चाल होती है, सापेक्ष चाल, वो जुड़ जाती है। 48 और 52 कितने हो गए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो चुका है ये, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए है ना, 8 और 2 10, 5 4 9 और 1 10, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना समय लग रहा है, 27 सेकंड में। तो अगर टोटल दूरी चाहिए हमें, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। यहां से यहां तक जो सापेक्ष चाल है, इसकी 48 उधर की 52, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय पूरा कितना है, 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो हम कुल दूरी निकाल लें, तो दूरी बराबर क्या, चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर क्या है हमारे पास, चाल गुणा समय है। अब चाल कितनी है यहाँ पे, 100 है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हम बदल देंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, जिसके लिए हम गुणा किससे करते हैं, 5/18 से। तो 5/18 कहां से आ गया, समझ में आ गया आपको। अब गुणा समय कितना, 27 सेकंड। अब देखिए 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27, 2 से काटिए इसको आप, 2 से कितनी बार जाएगा 50 बार, तो 5 5 25 3 75, कितना आ रहा है 750 मीटर टोटल दूरी आ रही है। 750 क्या आई, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों की कुल लंबाई आई, जिसमें से पहली की लंबाई हमें बता दी गई है कितनी है, 350 मीटर। अब पहली की घटा लीजिए, तो दूसरी की जो आई है वो कितनी आ गई है, 400 मीटर। तो कितनी आई है ये, 400 मीटर, जो कि किस ऑप्शन में है, आपके सी ऑप्शन में। तो उम्मीद है आपको क्लियर है कि किस तरीके से विपरीत दिशाओं में चाल को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा क्लियर है। समय बताया दोनों ने एक दूसरे को पार करने में 27, और इस तरीके से चाल गुणा समय से हमने टोटल दूरी निकाली, कितनी, यहां से यहां तक की 750, जिसमें पहली रेलगाड़ी की लंबाई हमें बता दी गई है 350, उसे हमने घटा लिया 750 में से 350, और दूसरी की जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी आ गई है, 400 मीटर, जो कि हमारा आंसर हुआ सी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए देखिए इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, एक विक्रेता एक घड़ी को 9% की हानि पर बेचता है।
एक विक्रेता एक घड़ी को 9% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 140 रुपए की वृद्धि की जाती है तो 5% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बताइए। देखिए क्रय मूल्य को हम क्या मान लेंगे 100, क्या मान लेंगे 100 मान लिया हमने। और जैसे कि इसने कहा कि पहले वो उससे क्या करता 9% की हानि पे बेच रहा था, तो 9% की हानि का मतलब कितना है, वो कितने बेच रहा था 91 में, 91% पे। और यदि वह 140 रुपए यहां से क्या कर दे ज्यादा कर दे, कितने कर दे 140 रुपए ज्यादा, तो उसे 5% का क्या हो जाता लाभ। यानी कि पहले 100 पे 9% की हानि मतलब कितने पे 91% बेच रहा था। अब जब उसे 5% का क्या होगा लाभ होगा तो कितने बेचेगा वो 105% पे। तो अगर गौर से देखो 105 में से 91 घटाओ तो कितने परसेंट का अंतर है इनमें 14% का। ये इस हानि और इस लाभ को जोड़ लो, 9 और 5 14 सीधे कर लो, है ना। कुल मिला के 14% किसके बराबर हुआ 140 के। तो 14 से काटिए 14 कम 14 और ये कितने पर गए 10 बार। तो 1% इस सवाल में किसके बराबर है 10 के। तो क्रय मूल्य 100 किसके बराबर होगा, अगर 1% कितना है 10 है तो 100 कितना होगा 1000, है ना। आप 100 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो हमारा सवाल कितना आ चुका है बी। और उम्मीद आपको ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए देखिए इस सवाल करते हैं। सवाल क्या है, एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से, एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में 45% क्या है लड़कियां हैं, ठीक, और उनमें 75% क्या है लड़के, और उनमें 80% लड़कियां जो हुई उत्तीर्ण हो गई यानी कि पास हो गई, ऐसा बताया गया। और कहा 144 लड़कियां यदि अनुत्तीर्ण हुई हो, 144 लड़कियां अनुत्तीर्ण मतलब क्या हुई हो फेल हुई हो। आपको ये बताना है अनुत्तीर्ण विद्यार्थी यानी कि फेल लड़के, लड़कों में बॉयज में फेल जो है वो कितने हैं उनकी संख्या में बतानी है। तो देखिए कैसे होगा। अगर हम बात करें टोटल की तो इन्होंने लड़के और लड़कियों का हिसाब बताया जो कि लड़कियां कितने परसेंट है वहां 45%, तो लड़के कितने रहे होंगे 55%। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए यहाँ पे भी परसेंटेज वहां पे परसेंटेज, तो ज्यादा लॉजिक में नहीं पढ़ते, हम इसे अनुपात बना लेते हैं। 5 9 45 और ये कितना 11, यानी कि 11 लड़के थे तो 9 क्या थी लड़कियां थी, और टोटल बच्चे कितने थे 20 थे। अब देखिए उन्होंने कहा 45% 75% तो क्या लड़के और 80% क्या भाई लड़कियां उत्तीर्ण होती है, क्या हो जाते हैं पास हो जाते हैं, पास। और 144 लड़कियां अनुत्तीर्ण रही। तो अगर अनुत्तीर्ण की बात करें तो देखिए लड़कों की बात करेंगे, अगर आप लड़कों की बॉयज की, यहां पे चलो देख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे फेल, फेल की बात। तो अगर 11 का 75% पास है तो फेल कितना होगा लड़कों में 25%, और लड़कियों की बात करें 80% अगर पास है तो फेल कितनी है 20%। इस तरीके से अब देखिए ध्यान से 11 का 25% क्या है, 11 का अगर 11 लड़के समझे तो उसका 25% लड़के क्या फेल है, तो 11 गुणा 25/100 करिए। और यहां पे देखिए अगर 9 लड़कियां हैं तो 9 का 20% क्या है फेल है, तो 9 गुणा 20/100 करिए। देखिए दोनों जी 100 काटते हैं ना अनुपात में, 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 11 पंजे 55 और 9 चौक 36। तो इस तरीके से अगर हम फेल की बात करें, अगर हम फेल की बात करें तो हमारा अनुपात फेल का लड़कों का कितना है 55, जबकि लड़कियों का कितना है 36। लेकिन लड़कियों की संख्या जो बताई गई है वो कितनी है 144। तो ये जो 36 बराबर है वो किसके ले ले हम 144 के, 36 किसके बराबर ले ले 144 के। अब देखिए 36 से कितनी बार जाएगा भाई 4 बार चला जाएगा, तो एक बराबर किसके आगे 4 के। देखिए 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, तो एक बराबर यहाँ किसके 4 के। अब इस 4 की गुणा यहाँ पे कर दीजिए आप, तो देखिए 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, तो 220 लड़के जो है यहाँ पे क्या है फेल है। दोबारा से देखिए इन्होंने कहा एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में कितनी लड़कियां हैं 45% लड़कियां, तो यहाँ पे 45% लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 55% हो जाएगा। हमने इनका अनुपात बनाया तो कितना बना 11:9, यानी कि अगर 9 लड़के 11 लड़के हैं तो 9 क्या है लड़के हैं, और टोटल बच्चे कितने हैं 20 है। इनमें से 75% लड़के क्या हुए हैं पास हुए हैं। लड़के कितने पास हुए हैं 75%, तो यहाँ पास लिख के हमने कितना लिखा 75, और लड़कियां कितनी पास है 80% पास है। तो इन 11 का फेल कितने हैं, इन 11 का 25% फेल है। बात किसकी हो रही है फेल की। अब किसकी बात करें हम फेल की, तो फेल कितना है 11 का 25% फेल है। लड़कियों में इन टोटल 9 का 20% फेल है। तो अगर हम यहाँ अनुपात की बात करें, एक्यूरेट नंबर तो नहीं है, कैलकुलेशन करके ये 55 और 36 आया। अब ये हमारा अनुपात आ गया है फेल का लड़के और लड़कियों का। लड़कियों की संख्या बता दी 144, तो 36 बराबर 144 हो गया। लड़कियों का अनुपात तो नहीं है, तो
तो 1 बराबर 4 के, और 55 में 4 की गुणा करी तो लड़कों की संख्या जो आई है वो कितनी आई है, 220। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बी। तो उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर है और आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो आज इतना रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।